पीजी सीनियर सेकेंडरी स्कूल कप्तानगंज कुशीनगर के माध्यम से मैं सत्यन तिवारी आप सभी का संस्कृत व्याकरण के चैनल में स्वागत करता हूँ। इस चैनल के माध्यम से हम लोग संस्कृत व्याकरण को पढ़ सकते हैं, संस्कृत व्याकरण को समझ सकते हैं और अपने समस्याओं का निराकरण भी कर सकते हैं। आज का जो अध्याय है संस्कृत व्याकरण का प्रथम अध्याय है, जिसे मैंने वर्णमाला के नाम से इंगित किया है। यहाँ पर थोड़ा सा विचार करने योग्य बातें हैं। कुछ लोग वर्णमाला को वर्ण विचार के नाम से जानते हैं और कुछ लोग वर्णमाला को वर्णमाला के नाम से जानते हैं। तो इस अध्याय में हम पढ़ेंगे कि संस्कृत वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं, कौन कौन से वर्ण होते हैं, व्यंजन कितने होते हैं और संस्कृत वर्णमाला को कितने भागों में विभाजित किया गया है। जैसा कि आज का मैंने जो इस अध्याय का नाम ही रखा है वर्णमाला, तो प्रश्न हमारा यहीं से प्रारंभ होता है, इस नाम से ही, कि वर्णमाला किसे कहते हैं। अगर इस प्रश्न के उत्तर की बात की जाए तो आपके दिमाग में सीधा सा उत्तर आ गया होगा। जी हाँ, वही उत्तर जो आपने कक्षा 1 में पढ़ा था कि वर्णों के सामूहिक गुच्छे को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के सामूहिक गुच्छे को वर्णमाला कहते हैं। अब यहाँ से प्रश्न का सिलसिला प्रारंभ होता है। वर्णों के सामूहिक गुच्छे को वर्णमाला कहते हैं, तो अब बात आती है कि वर्ण किसे कहते हैं। जब तक हमें वर्ण के बारे में नहीं पता होगा तब तक हम उसके सामूहिक गुच्छे को पहचान नहीं कर पाएंगे। तो वर्ण किसे कहते हैं, इसको लेकर के अनेक व्याकरणाचार्यों ने अपने अपने मत से अनेक परिभाषाएं परिभाषित की है। उनमें से मैं 2 परिभाषाओं को यहाँ आपके समक्ष रखा हूँ। सर्वप्रथम परिभाषा है कि भाषा की मूल ध्वनि को वर्ण कहते हैं, यानी जो भी भाषा है उस भाषा की जो मूल ध्वनि है उसी को हम वर्ण कहते हैं। हो सकता है कि इस परिभाषा से आपको बहुत अच्छे से समझ में ना आए हो, तो हम दूसरी परिभाषा की तरफ चलते हैं। दूसरी परिभाषा है भाषा की वह सबसे छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। भाषा की वह सबसे छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। टुकड़े का तात्पर्य क्या है, यहाँ आपको थोड़ा ध्यान केंद्रित करना होगा। टुकड़े का तात्पर्य क्या है कि जब कोई वर्ण अपने सबसे लघुत्तम अवस्था में चला जाता है, यानी वो इतने छोटा कर दिया जाए उसको लिखते समय कि वो और उससे छोटा और न लिखा जा सके। मैं उसके आकार की छोटे की बात नहीं कर रहा हूं, उसका आकार छोटा नहीं करना है, उसका जो साइज है उसे छोटा नहीं करना है, उसकी जो वैल्यू है उसको छोटा करना है। उसको छोटा करके उसको जहां तक छोटा हो सकता है वहां तक अगर छोटा हो जाए तो वह उस भाषा का वर्ण होगा। अब ये किस तरह से छोटा किया जा सकता है या छोटा करने का तात्पर्य क्या है, हम अगली स्लाइड में पढ़ेंगे। छोटा सा उदाहरण कि हम वर्णों को किस तरह से छोटा कर सकते हैं, उसका उदाहरण। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि हमने क लिखा है, एक को हमने यहाँ लिखा है और दूसरा को हमने यहाँ लिखा है। इन दोनों में आप अंतर पाएंगे कि इस क में नीचे इस तरह का एक रेखा खींची गई है। इस रेखा को संस्कृत और हिंदी दोनों भाषा में हलंत के नाम से जानते हैं। हलंत। दोनों भाषा में इसको हम हलंत के नाम से जानते हैं। इसमें इस वाले क में हलंत का प्रयोग नहीं किया है, इस वाले क में हलंत का प्रयोग किया। अब हलंत के प्रयोग करने और न करने का तात्पर्य क्या है, कहाँ हम हलंत का प्रयोग करते हैं और कहाँ हम हलंत का प्रयोग नहीं करते हैं। वर्ण, जिस भी वर्ण के साथ हलंत का प्रयोग होगा वो वर्ण अपने लघुत्तम अवस्था में होगी, यानी सबसे छोटी अवस्था में होगी। अब इस वर्ण को हम इससे छोटा नहीं कर सकते हैं, यही हमारा वर्ण कहलाएगा। ये हमारा वर्ण है, ना कि ये याद रखिए। मैं आपको बताऊंगा अपनी अगली
वीडियो में कि ये वर्ण नहीं है तो फिर इसे हम क्या कहते हैं, लेकिन हमारा जो वर्ण होगा वो सिर्फ और सिर्फ यही होगा जो वर्ण है, जो व्यंजन है, उस व्यंजन में हम हलंत का प्रयोग करें वो हमारा वर्ण होगा। कभी भी स्वर में हलंत का प्रयोग नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर आप स्वर को स्वतंत्र रूप से देख पा रहे होंगे, चाहे वो स्वर ह्रस्व का हो, चाहे वो स्वर दीर्घ का हो, या वो स्वर प्लुत का हो, या संयुक्त स्वर हो, कोई किसी भी स्वर में व्यंजन का प्रयोग नहीं किया जाता है। आप यहाँ भी देखेंगे ख में किसी तरह से हलंत का प्रयोग नहीं है, गौ में किसी तरह से हलंत का प्रयोग नहीं है, घ में किसी भी प्रकार का हलंत का प्रयोग नहीं है। तो यहाँ जो नीचे वर्ण लिखे गए हैं इन वर्णों में हलंत का प्रयोग नहीं किया गया है। इसका मतलब है कि ये अपने लघुत्तम रूप में नहीं है। अब हम बात करते हैं वर्णों के प्रकार की, कि वर्ण को कितने प्रकार में विभाजित किया गया है। तो वर्ण को 3 प्रकार में विभाजित किया गया है, स्वर, व्यंजन, अयोगवाह। संस्कृत में भी वर्णों को 3 प्रकार में विभाजित किया गया है और हिंदी में भी वर्ण को 3 प्रकार में ही विभाजित किया गया है। अब हम बात करेंगे स्वर। स्वर किसे कहते हैं? जैसे मैंने अभी कहा कि वर्णों को 3 प्रकार में विभाजित किया गया है, स्वर में, व्यंजन में और अयोगवाह में। तो स्वर किसे कहते हैं, इसको एक परिभाषा की तरह से समझेंगे हम। जिन वर्णों के उच्चारण के लिए किसी अन्य वर्ण की सहायता न लेनी पड़े उसे स्वर कहते हैं। यानी कोई ऐसा वर्ण, वर्ण का मतलब तात्पर्य क्या है, सीधे सीधे हम हलंत वाले व्यंजन पे जाएंगे। तो ऐसा वर्ण जिसका उच्चारण करते समय किसी दूसरे वर्ण की सहायता न लेनी पड़े उन्हें स्वर कहते हैं। यानी जो जिसका हम उच्चारण स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं वो स्वर होते हैं। संस्कृत भाषा में स्वरों की संख्या 13 होती है। यहाँ ये समस्या है एक छोटी सी। संस्कृत भाषा में स्वरों की संख्या कितनी होती है? 13 होती है। अब ये जो 13 लिखा है, आपके दिमाग में छोटा सा प्रश्न आया होगा कि सर हिंदी में हमने जो पढ़ा है वो हिंदी में स्वरों की संख्या तो 11 होती है और संस्कृत में स्वरों की संख्या आप कह रहे हैं 13 होती है, तो जो 2 अलग से स्वर जो जुड़ रहे हैं वो कौन कौन से हैं? बिल्कुल मैं आपकी समस्या का समाधान करूंगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्वर को कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो स्वर को 3 भागों में विभाजित किया गया है, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। मैं एक बार और पुनः आपका ध्यान यहाँ पे इंगित करना चाहूंगा कि आप विचलित ना हो कि ये जो हमने 3 विभाग इसके लिखे हैं क्या ये सही है या जो आपने 3 पढ़ा है वो सही है, दोनों में अंतर क्या है मैं आपको अभी स्पष्ट कर दूंगा। पहले हम आपकी इस समस्या का समाधान कर दिया जाए कि ये 13 स्वर कैसे हैं। आप ह्रस्व में देख पा रहे होंगे अ, ई, उ, री और री हमने लिखा है। जो री लिखा हुआ है ये संस्कृत का स्वतंत्र स्वर माना जाता है। अब बात आती है दीर्घ स्वर में, हमने लिखा है आ, ई और री। आपको देख पा रहे होंगे इस री और इस री में कोई अंतर नहीं होगा, तो माफ करिएगा ये कंप्यूटरी भाषा में इस तरह से नहीं लिखा जा पाता है। एक्चुअल में री होता है, दीर्घ री होता है कुछ इस तरह से। जब आप री लिखते हैं तो आप एक बार इसको सर्कल करते हैं और जब दीर्घ री लिखते हैं तो इसको हम 2 बार सर्कल कर देते हैं। इस सर्कल को हम 2 बार कर देते हैं, तो ये हमारा हो जाता है दीर्घ री। वैसे जिस भी व्यक्ति की उम्र इस समय लगभग 60, 65, 70 के करीब में होगी, वो अगर अपने समय में अध्यापन किए होंगे तो उनके शिक्षण के पाठ्यक्रम में, हिंदी के पाठ्यक्रम में ये री रहा होगा हिंदी में। चूंकि इस री से जो शब्द निर्मित होते हैं वो पूर्णतः तत्सम शब्द होते हैं, तद्भव शब्द कभी भी इस री से नहीं बनाया जा सकता। इसीलिए हिंदी में इस समय हिंदी की वर्णमाला से इसे बाहर कर दिया गया है और सिर्फ संस्कृत की वर्णमाला में इसे रखा गया है। और यहाँ पर संयुक्त स्वर में आप देखेंगे ए, ऐ, ओ, औ, तो 4 ये और 5 ये, इस तरह से टोटल स्वरों की संख्या हो जाती है 13। एक दीर्घ री और एक री, 2 स्वर और जुड़ जाते हैं हमारे संस्कृत वर्णमाला में, संस्कृत वर्णमाला के स्वरों में। अब हम बात करते हैं आपके दूसरे समस्या की। दूसरी समस्या है कि मैंने आपसे कहा था कि ह्रस्व, दीर्घ और संयुक्त 3 भागों में विभाजित किया गया है स्वरों को, और आपने पढ़ा है ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत विभागों में विभाजित किया गया। तो वो जो आपने पढ़ा है वो उच्चारण की दृष्टि से है, वो उच्चारण की दृष्टि से है
ह्रस्व दीर्घ और प्लुत ये उच्चारण की दृष्टि से नहीं है। ये अपनी स्थिति की दृष्टि से, इसकी स्थिति ये है कि कुछ स्वर, कुछ को ह्रस्व स्थिति में रखा जाता है, कुछ को दीर्घ में रखा जाता है, और कुछ स्वरों को हम संयुक्त स्वर कहते हैं। संयुक्त स्वर क्यों कहते हैं, क्या ये किन्हीं स्वरों से मिलकर के बना हुआ है, इस प्रश्न का उत्तर आपको जब मैं संधि पढ़ाऊंगा उसमें मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ